सदियों से अविरल अविराम बहती ये वही गंगा है जिसके सानिध्य में बैठकर ऋषि मुनियों ने वैदिक ऋचाओं का सृजन किया। जीवन और सृष्टि के रहस्य को उपनिषदों के श्लोकों में गूंथा और मनुष्य व प्रकृति के अंतर संबंधों की गहन विवेचना की। और यही वो गंगा रूपी दर्पण है जिसमें दुनिया ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म दर्शन का वास्तविक रूप देखा। 10 लाख साल पुराने शिवालिक पहाड़ की तलहटी में बसा ये जंगल आज राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अपनी इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में स्थित राजाजी नेशनल पार्क अपने आंचल में जीव जंतुओं की विविधता को भी समेटे हुए है। शरीर से भारी पर दौड़ने में तेज सांभर मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से रह लेता है। लगभग 2-250 किलोग्राम वजन का ये शाकाहारी प्राणी घास, झाड़ियां व वृक्षों के पत्ते खाता है। जंगल के मौसम के अनुरूप होने वाले फल भी इसे अच्छे लगते हैं। जंगल फॉल यानी जंगली मुर्गी चंचल चंचल दौड़ती भागती, कभी कहीं तो कभी कहीं अपनी मीठी सुरीली कुकड़ुकू से आसपास के वातावरण को गुंजायमान रखती है। अपने सुंदर शरीर और भोली आंखों से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले चीतल देश के किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। घास, पत्ती और फलों को खाने वाला ये शाकाहारी प्राणी बाघ और दूसरे हिंसक जानवरों से हमेशा सतर्क रहता है, क्योंकि मांसभक्षी प्राणी जिनमें बाघ प्रमुख है अक्सर इनके शिकार की घात लगाए बैठे रहते हैं। राजाजी नेशनल पार्क में सुबह शाम चीतलों के छोटे छोटे झुंड दिखाई देते हैं। चीतल घास के मैदानों या पेड़ों के झुरमुटों में रहते हैं। ये घने जंगलों से अपने आप को दूर रखते हैं। इन्हें मालूम होता है कि अंदर जाने का मतलब है ऊपर जाना, यानी किसी का शिकार बनना। जंगल में दूसरे जानवरों की तरह जकौल यानी गीदड़ की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दूसरों द्वारा मारे गए या अध खाए शवों को ही खाता है, या फिर चीतल सांभर के छोटे बच्चों को मारकर खाता है। इसके अलावा बूढ़े, बीमार अथवा अपाहिज जानवरों को मारकर खाने में ही ये अपने आप को कुशल समझता है। हाथी स्वभाव से घुमक्कड़ जीव होता है। दरअसल हाथी एक कुशल और सुलझा हुआ पर्यटक है। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। दूसरे रास्तों का चयन वो इस तरह से करता है कि उसे उन आने जाने वाले रास्तों पर पर्याप्त भोजन, पानी और सुस्ताने के लिए घने, निर्जन और छायादार वृक्ष भी मिल जाएं। इतना ही नहीं, अपने झुंड में बच्चों,
हथनियों आदि की पूरी सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर आने जाने के रास्तों का चयन करने में हाथी निपुण होता है। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या के दबाव और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आदमी ने हाथी के स्मारक पर बांध, पुल, कल कारखाने, बस्तियां, खेत आदि बना इसे अवरुद्ध कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन हाथी मानव बस्तियों में घुसकर तोड़फोड़ और उपद्रव करते हैं। इसमें आदमी की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है तो केवल इतनी कि उनके घरों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनसे उनके घर छीन रहा है, उनकी आजादी में रुकावटें खड़ी कर रहा है। ऐसे हालातों में जंगल का इस सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर अपने गुस्से का इजहार करता है तो क्या वो गलत है? जरा सोचिए। And some of the problems that are being faced by this national park relate to the native tribe, यानी कि यहाँ पर जो गुज्जरों का बसेरा है उनसे रिलेटेड है समस्याएं, जिनको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश नहीं की गई है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट कंप्लीटली सॉल्व्ड। राजाजी नेशनल पार्क के वास्तविक निवासियों यानी वन्य जीव जंतुओं की समस्याओं का सिलसिला केवल हाथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जंगल के अन्य प्राणी भी लंबे अरसे से समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं और इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है गुज्जर बस्तियां। इसके साथ ही न केवल राजाजी की पारिस्थितिकी खतरे में पड़ी दिखाई देती है, बल्कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाली दुनिया से अपरिचित ये गुज्जर भी अपने अंदर अब एक छटपटाहट सी महसूस करने लगे हैं। इस संबंध में हमें राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक ने बताया, लेटेस्ट जो सेंसस किया गया 1390 परिवार टोटल गुजर के हैं, जिसमें 116 परिवार तो ऑलरेडी पथरी में बस चुके हैं और 1274 परिवार जो है इस समय राष्ट्रीय पार्क में है। गुजर जो हैं बेसिकली बड़े भोले भाले इनोसेंट टाइप के लोग हैं। इनका अपना जो पेशा है वो है पत्तियां काटना, पेड़ों से पत्तियां काटना और उसको अपने जानवरों को देना और ग्रेजिंग कराना, चरान चुगान कराना। शुरू में 512 परिवार थे। उस समय क्या था, इतना ज़्यादा ये फिर हिल्स पे काफ़ी जाते भी थे, बहुत ज़्यादा संख्या में जाते थे और 6-6 महीने के लिए जंगल को एक आराम भी मिल जाता था। धीरे धीरे ये टेंडेंसी थोड़ी रिड्यूस हुई, क्योंकि जहाँ पे जाते थे वहाँ के लोगों ने भी अपनी जैविक दबाव के कारण इनका अपोज करना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे काफ़ी समय के यहाँ रहना शुरू कर दिया। जनसंख्या भी बढ़ गई, कैटल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रेशर इतना ज़्यादा इस पर हो गया कि फिर ऐसा लगने लगा कि साहब इसके पूरे को पार्क के जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था उसमें मतलब कि उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी किसी भी नेशनल पार्क में कोई हैबिटेशन रखा नहीं जा सकता, कोई हैबिटेशन रह नहीं सकता उसमें। तो जब नेशनल पार्क का 1983 में एक अधिसूचना जारी हुई थी कि साहब राजाजी, चीला, मोतीचूर इन तीनों सेंचुरीज को और कुछ अदर रिजर्व फॉरेस्ट को मिला के नेशनल पार्क बनाया जाए, तो उसकी अधिसूचना जारी हुई इसीलिए कि ये जो गुजर हैं ये राष्ट्रीय पार्क से बाहर जाएंगे, एक तो इनका विकास भी होगा, मुख्य धारा से जुड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और जो इनको जंगल के अंदर समस्याएं हैं, जैसे जो पानी आज हाथी और टाइगर पीता वही पानी इनको पीना पड़ता है, हाइजीन की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, वो इनको वहाँ पे मिल जाया करेगी। और दूसरी चीज़ है जो कि राष्ट्रीय पार्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के टोटल वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल एंड प्लांट की सुरक्षा के लिए बनाना, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, वो भी डिफीट हो रहा था इसके कारण, क्योंकि एक कंपटीशन बहुत बड़ा बन गया चारे के लिए कंपटीशन वाइल्ड एनिमल्स में और इनके बफेलोज के बीच में। गुजर्स के लिए जो हम लोगों ने ये किया, इसको शुरुआत कैसे की कि इनका सेंसस करके, और जो पहले से कॉलोनी 1989 से 91 के बीच में बनाई गई थी, उसमें कुछ लोगों को प्रेरित किया गया। आज की डेट तक 100 करीब 140 से 145 गुजर परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पथरी गुजर कॉलोनी। तो 3 pronged एक्शन हमने लेना शुरू किया। नंबर 1 कि पथरी में जितने भी जो भी हमारे पास लिमिटेड फंड है, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज इनको दी जाए गुजरों को। आके लगातार इनके साथ मीटिंग की, इनसे बातचीत की। शुरू में तो इन लोगों को मतलब जैसे लग रहा था कि बात बिल्कुल करना नहीं चाह रहे थे, लगता है जैसे कि कोई गवर्नमेंट मशीनरी पे फेथ ही नहीं रह गया। इनसे पूरी बातचीत की, आपकी समस्याएं क्यों हुई समझी गई इनसे। तो इनके स्कूल को जो ठीक ठाक फ्रेंड्स ऑफ दून एक स्वयंसेवी संस्था काफ़ी मेहनत करके स्कूल चला रही है, इस पर ध्यान दिया गया। इनके राशन के दुकान की व्यवस्था कराई गई। प्रमुख सचिव यहाँ पे आए, मंत्री जी आए, कई चीफ वाइल्ड वार्डन साहब आए, सीनियर अधिकारी आए, उन्होंने सब चीज़ों को देखा और उसके बाद कुछ सुविधाएं इनको दी जाती रहीं। राशन की दुकान खुल दी गई, फिर यहाँ पे वायरलेस सिस्टम लगा दी, लगातार इनको निगरानी रखे, कोई समस्या इनको ना हो। बिजली की व्यवस्था कराइए, पानी की व्यवस्था कराइए। इसको देख के जो इनके और परिवार मेंबर जो पार्क में है वो भी धीरे धीरे आने के लिए अब तैयार होने लगे।
उन्होंने अपने इकरारनामे दे दिया, आना चाह रहे थे पूरा। तो 3 प्राउंड जो एक्शन हमने लिया, पहला एक्शन तो पथरी में बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। अगर यही सवाल आप किसी भारतीय से करें तो वो कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन अगर द सेम क्वेश्चन आप किसी जानवर या किसी परिंदे से करते हैं तो उनका जवाब होगा सारे जहां से अच्छा एक ऐसा हैबिटेट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर उनकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। और ऐसे में एक नाम जो हमारे जहन में इमीडिएटली आ जाता है वो है केवलादेव नेशनल पार्क का। लौगढ़ के रूप में मशहूर भरतपुर की स्थापना सन 1733 में जाट महाराजा सूरजमल ने की थी और सन 1890 में भरतपुर के तत्कालीन महाराजा प्रिंस हरबंब ने अपने शाही अतिथियों के मनोरंजन के लिए एक शिकारगाह के रूप में केवलादेव नेशनल पार्क की स्थापना की थी। उस समय इसे घना नाम दिया गया। आजादी के बाद सन 1956 में सरकार ने इसे अभयारण्य का दर्जा दे दिया और 1981 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। उस समय का ये घना यानी गहन वन जंगल तत्कालीन महाराजा ने विकसित किया था, क्योंकि यहाँ की जमीन तलतरी थी और ज्यादातर जल पक्षी यहाँ होते थे, जिनका शिकार महाराजा और उनके शासकीय अतिथि करते थे। एक महाराजा और उनके शाही मेहमानों की शिकारगाह आगे चलकर भरतपुर और भारत को पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान देगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल भरतपुर एक ऐसी जगह है जहां अक्टूबर से मार्च तक स्थानीय देश विदेश की विभिन्न जाति प्रजातियों के पक्षियों का महाकुंभ का मेला सा लगता है। सारा नेशनल पार्क तरह तरह के स्वरों ध्वनियों से गूंज उठता है, मानो इस महाकुंभ में सभी अपनी उपस्थिति का एहसास कराने को आतुर हैं। एक उत्सव के रंग में रंगा होता है पूरा केवलादेव नेशनल पार्क और गूंजता है एक महासंगीत, जिसे सुनने के लिए देश विदेश के पर्यटक ही नहीं, पक्षी विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी उमड़ पड़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पक्षियों के इस महाकुंभ का रंग अब कुछ फीका पड़ने लगा है। विदेशों से आने वाले पक्षियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए 6400 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आने वाली साइबेरियन क्रेन का मात्र एक ही जोड़ा इस बार आया है, जबकि 1972 में इनकी संख्या 200 रिकॉर्ड की गई थी। निस्संदेह पक्षियों की आमद में गिरावट चिंता का विषय है। पार्क के अधिकृत सूत्रों का कहना है कि इसका कारण आने वाले पक्षियों के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी में असंतुलन है, जैसे कि 29
यूं तो तत्कालीन महाराजा हरबंस जी ने पानी की वर्ष भर आपूर्ति के लिए नेशनल पार्क के बगल से बहती गंभीरा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया था, जिसे अजान बांध कहते हैं। पार्क में पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए गंभीरा नदी पर 364 गेट बनवाए थे। इनमें अजान बांध पर दारुन मोरी है, जो आज भी पानी का एक मुख्य स्रोत है। आइए कुछ पक्षियों से आपको मिलवाते हैं। ये है पेंटेड स्टॉक। हिंदी में इसके कई नाम हैं, जैसे जंघिल, डोक, कनकरी, झींगरी। ये टोलियों या बड़े समूहों में रहती हैं। ये पूरे भारत में मिलती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका तथा बर्मा में खूब मिलती हैं। अप्रवासी हैं, किंतु हमेशा भ्रमण करती रहती हैं। मछली और मेंढकों की तलाश में पानी में या तो बिना हिले डुले खड़ी रहती हैं या फिर धीरे धीरे टहलती हुई पानी में शिकार को तलाश करती हैं। टहनियों शाखाओं पर मंचनुमा इसका घोंसला होता है। इसके बीच में गड्ढा बनाकर पत्तियां, तिनके आदि बिछाकर मादा उन पर अंडे देती है। अंडे देने का समय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। स्नेक बर्ड का नाम आते ही कल्पना में एक ऐसे पक्षी की तस्वीर उभर कर सामने आती है, मानो वो कोई सांप या उस जैसा होगा। दरअसल इसकी सांप जैसी पतली गर्दन और उसकी बनावट को देखकर ही पक्षी वैज्ञानिकों ने इसे ये नाम दिया है। केवलादेव नेशनल पार्क में एक तरफ तो विभिन्न जातियों, प्रजातियों, रंग रूप आकार के पक्षियों के अद्भुत, रहस्यमय एवं आकर्षक क्रियाकलाप चलते हैं, वहीं दूसरी ओर भय का पर्याय माना जाने वाला अजगर भी उतनी ही आजादी के साथ स्वच्छंद घूमता है। दो 2.5 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता तय कर हमारी कैमरा टीम उस जगह पर पहुंची जहां 10 से ज्यादा अजगर रहते थे। आदमकद की कटीली एवं घनी झाड़ियों, पेड़ों से घिरी इस जगह के वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा और डर फैला हुआ था। सर्दियों में अक्सर दोपहर के वक्त मिट्टी पर गुनगुनी धूप सेकने के लिए ये अपनी बिलों से बाहर निकलते हैं और शरीर को धूप की गर्मी से पर्याप्त गर्म करने के बाद वापस अपने बिलों में चले जाते हैं। इसके अलावा अजगर एक कुशल तैराक भी होता है और उतना ही कुशल पेड़ पर चढ़ने में भी। लगता है ये महाशय बिल के अंदर वापस जा रहे हैं। शायद इन्हें अपने हिस्से की जितनी धूप चाहिए थी वो पूरी तरह मिल गई है। पक्षियों के इस रंग बिरंगे और कौतूहल से भरे संसार को निहारने, अपने कैमरों में उनकी गतिविधियों को कैद करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। सूर्योदय होते ही रिक्शों और साइकिलों पर सवार पर्यटकों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे किसी खास उत्सव में जाने की जल्दी में हैं। यही तो वो जगह है जहां आदमी को भागती दौड़ती, तनावों और प्रदूषणों से भरी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता है। केवलादेव रिजर्व जो है नेशनल पार्क, ये 81 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। इससे पहले 56 में इसे घना पक्षी अभयारण्य कहा जाता था और उससे पहले ये राजा महाराजा का शूटिंग रिजर्व हुआ करता था। इसका कुल क्षेत्रफल 28.73 स्क्वायर किलोमीटर है और
यहाँ पे करीब 380 से अधिक पक्षी देखे गए हैं, जिसमें से 150 स्थानीय लोग प्रजाति के पक्षी हैं और शेष माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इस पार्क का जो स्टार अट्रैक्शन है वो साइबेरियन क्रेन है, जो पहले करीब 20-22 की संख्या में आते थे और अब इस बार 2 आए हैं। इस पार्क में टूरिस्ट को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए हैं। जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना, टॉयलेट्स उपलब्ध कराना, केटरिंग की सुविधा प्रदान करना, चाय और कैंटीन है, और उनके आने जाने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। तो इस सब को देखते हुए इस वर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट मैनेज्ड नेशनल टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का पुरस्कार केला देव राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, जिसके लिए हम काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं और हमारा स्टाफ इसमें काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। नई जीवन की नई कल्पना में खड़ी प्रकृति बाहें पसार, पंखों की कोमलता, कलरव की मधुरता, विश्व एकता का करे सपना साकार। बड़ी अजीब सी बात है कि देश विदेश से इतने सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं, न कोई बंधन, न कोई रोक टोक और न ही कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, और आपस में इतने प्यार से रहते हैं। इन पक्षियों से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत है पक्षी विहारों को बनाने की और जो बने हुए हैं उनको बचाने की। हम यानी मेरी, आपकी, सबकी पहचान। ये पहचान है अपने इतिहास की, संस्कृति की, जो बिखरी है देश के जंगल वनों में। केवला देव का मंदिर भी एक हिस्सा है इस पहचान का। एक ओर तो उससे पौराणिक कथा जुड़ी है, तो दूसरी तरफ इतिहास। भरतपुर स्थित केवला देव नेशनल पार्क का नामकरण भी इसी मंदिर के नाम पर किया गया है। प्रचलित कथा के अनुसार इस नेशनल पार्क के पास एक गांव है जिसका नाम है अघासुर गांव। अघासुर महाभारत में कंस का मामा था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। इस गांव की गायें इस जंगल में चरने के लिए जाती थीं। उनमें से एक गाय का दूध झाड़ियों में निकल जाता था। इस घटना से गांव वाले डर गए। एक दिन जब कृष्ण उस गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें सारा किस्सा बताया। ग्रामीणों को साथ लेकर कृष्ण उस जगह पर गए और उसे साफ करवाया तो वहां पर एक शिवलिंग निकला। शिवलिंग कितना पुराना है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस स्थान पर आज से लगभग 200 साल पहले भरतपुर के तत्कालीन महाराजा किशन सिंह जी ने इस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। तब से आज तक यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर मेला भी लगता है, जिसमें भरतपुर और आसपास के श्रद्धालु यहाँ आते हैं।